महाराष्ट्र में हिंदुत्व आइडेंटिटी को लेकर आरएसएस पुख्ता तरीके से, ठोस तरीके से आगे बढ़ पाएगा। और वो तब जबकि महाराष्ट्र में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में अपने आप को काफी माहिर मानते हैं। अब क्या ये फडणवीस बनाम शिंदे होगा? फडणवीस तो पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो शिंदे हैं ही, रहेंगे ही। शिंदे ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं शामिल नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना का ही। बीजेपी 100 पार नहीं कर पाती है तो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के आसार बहुत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है। चर्चा करूंगा आगे। क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो मनमुटाव की स्थिति थी, जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में सामने आ रही थी, वो खत्म हो जाए। तो ये कांग्रेस की पुरानी जो महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स थी, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, या खास करके अपर कास्ट, मुस्लिम, दलित, ये फॉर्मूला काम आ जाता है साहब। इस फॉर्मूले ने 2024 में कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचा। अब इसमें एक पेच क्या आ गया? पेच ये आ गया कि जैसे ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा सामने आया, एनसीपी अजीत पवार ने इस नारे से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। कोहेसिवनेस, साथ में आकर जुड़ने वाली बात है। बात एक ही है साहब। तो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में इसका फैसला होगा। क्या महाराष्ट्र में हिंदू कार्ड चलेगा? क्या महाराष्ट्र में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलेगी? जो भी जीतेगा पॉलिटिक्स उसी के आगे बढ़ेगी साहब। 20 तारीख को महाराष्ट्र में मतदान होने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव का जो शंखनाद था वो अब धीमा पड़ चुका है। अब वक्त है सच्चाई और जमीनी वास्तविकता को आंकने और तौलने का। लेकिन मजेदार और बड़ी बात यह है कि इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में जीत किसी भी पक्ष की हो सकती है, चाहे आप महाविकास आघाड़ी की बात करें या महायुक्ति की बात करें। लाख टके का सवाल यही है कि भाई इन दोनों गठबंधन में से 6 पार्टियों के बीच के ये 2 गठबंधन, 3-3 पार्टी वाले, कौन जीतेगा? इसका जवाब तो जनता के पास है, जो कि 20 तारीख को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आज जब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं तो क्या क्या विकल्प निकलकर सामने आ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने है, 2024 के लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें लोकसभा की मिली, महायुक्ति को 13 सीटें मिली और इस तरीके को 42.73% वोट शेयर मिला। यानी कि 1.5% के वोट शेयर के बीच में दोनों पार्टियों ने आपस में सब कुछ होते हुए देखा, लेकिन एक को दुगने से ज्यादा मिला और एक बहुत पिछड़ गया। यानी कि कन्वर्टिबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला सवाल क्या खड़ा होता है? सबसे पहला सवाल कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में हंग असेंबली के आसार हैं, बड़े हैं? पहला सवाल। जी हां। दूसरा बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे जो 23 तारीख को सामने आएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगेगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या रातों रात या अचानक एक सुबह एक नई सरकार होगी जिसमें न जाने कौन सा कुनबा कहां आकर जुड़ेगा और यह भानुमति का गढ़ बन जाएगा? हमने पहले भी महाराष्ट्र में ऐसा देखा है साहब। सुबह सुबह सरकार का गठन हो जाता है, शाम होते होते सरकार गिर जाती है, अल्पत में आ जाती है और बीच में बुलेट ट्रेन का पैसा महाराष्ट्र की सरकार सैंक्शन कर देती है। लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता साहब। तीसरा बड़ा सवाल कि भाई अगर सरकार बनती है, चाहे एमबीए की सरकार हो, महायुक्ति की सरकार हो, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सामने होगा? तो एमबीए में तो कई दावेदार सामने आ सके हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे तो अपना दिल खोलकर बोल ही चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, भाई कोई तो बना दे। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के बीच में अभी इसे लेकर उहापोह की स्थिति है। अब इसमें शरद पवार कौन सा कार्ड खेलेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, संभावनाएं बहुत कम है। महायुक्ति की तरफ आइए तो महायुक्ति की तरफ
दो नाम प्रमुखता से दिखाई देते हैं, या तो एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस। अब क्या यह फडणवीस बनाम शिंदे होगा? फडणवीस तो पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर तो शिंदे हैं ही, रहेंगे ही। शिंदे ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मैं शामिल नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना का ही। अब इसमें होगा क्या? देखिए, अगर मौजूदा जो गठबंधन है उसी के आधार पर सरकार बनती है और शिवसेना की सीटें अच्छी आती हैं, बीजेपी 100 पार नहीं कर पाती है, तो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के आसार बहुत। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो सकता है। चर्चा करूंगा आगे। चौथा सवाल, जो कि हमारी इस पूरे चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और अंग है। महाराष्ट्र का यह चुनाव मराठा राजनीति, आरक्षण राजनीति, पहचान की राजनीति और हिंदू हिंदू हिंदी हिंदुत्व, इसकी राजनीति पर टिका है। कौन कहां टिकेगा यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बताऊंगा आपको। और फिर आखिरी सवाल जो मैं खड़ा कर रहा हूं, जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में आपसी मनमुटाव की खबरें जो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद प्रचलित होती दिखाई दे रही थीं, उस मनमुटाव को पूरी तरीके से खत्म होता हुआ महाराष्ट्र के इस चुनाव में हम देख पाएंगे? क्या संघ परिवार अपना जोर महाराष्ट्र में चला पाएगा? क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में हरियाणा होगा? तो आइए सबसे पहले सवाल पर पहुंचते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या हंग असेंबली के आसार हैं? जी हां, बिल्कुल हैं। इसमें कहीं कोई दो राय किसी को नहीं होना चाहिए। हंग असेंबली के आसार बहुत प्रबल हैं और दोनों तरफ, चाहे आप महायुति की बात कर लीजिए या फिर आप महाविकास अघाड़ी की बात कर लीजिए, जीत के दावों के परे यह अनिश्चितता दोनों कैंप में जबरदस्त है। इसमें आप देखते हैं कि कौन कहां पर कमजोर कड़ी है। तो कमजोर कड़ी सिर्फ एक है और वो है महायुति में एनसीपी अजीत पवार। अजीत पवार कब, कैसे, कहां पलटी मारेंगे, किसके साथ जाकर जुड़ेंगे, ये तो बीजेपी के कोई भी रणनीतिकार नहीं जानते। अगर एमबीए के पास सरकार बनाने की कुव्वत होती दिखेगी तो अजीत पवार और अपने एनसीपी के तमाम नेताओं के साथ एमबीए में जाकर मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि एनसीपी शरद पवार बदल नहीं सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना उद्धव ठाकरे पाला बदलकर महायुति के साथ नहीं आ सकते। तो कुछ भी संभव है साहब। यहां पर सारा काम इसलिए फंस रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी, लेकिन उसके आसार कम दिखाई दे रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कि बीजेपी के उम्मीदवार खराब हैं, इसलिए नहीं कि बीजेपी के खिलाफ हवा है, इसलिए क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ बागियों की भरमार है। और ये बागी अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की सीट काटेंगे, उनके वोट काटेंगे, तो फिर वोट कटवा का जो हश्र होता है वो तो आप देखने को मिलेगा ही। इसके साथ साथ शिवसेना में भी दरार है और बीजेपी शिवसेना में भी दरार है। मुख्यमंत्री शिंदे पर बहुत भरोसा नहीं है बीजेपी को। मुख्यमंत्री शिंदे की भ्रष्टाचारी छवि भी बहुत भारी है बीजेपी पर। वो बीजेपी के लिए एक कुल्हाड़ी है जिस पर बीजेपी ने अपना पैर रख रखा है। एमवीए की तरफ जब आप देखते हैं तो कमजोर कड़ी कोई ऐसे दिखाई नहीं देती। शिवसेना उद्धव ठाकरे को आप शिवसेना की तरह या एनसीपी अजीत पवार की तरह कमजोर कड़ी नहीं कह सकते। लेकिन हां, इसके आसार तो हैं ही कि कभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख मुख्यमंत्री बनने की लालसा में महायुति से हाथ मिला सकते हैं। तो एमवीए में दो स्टेबल पार्टनर्स हैं, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस। ये एमवीए को काफी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और अगर आप बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दें तो इसके अलावा जो बाकी चार की पार्टियां हैं वो कहीं भी किसी के साथ हाथ मिला सकती हैं और इसके आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति अगले 5 साल के लिए तय होने वाली है। इसलिए हंग असेंबली के आसार सबसे ज्यादा है। अब इसी से दूसरा जवाब निकलता है जो कि दूसरे सवाल का है। हंग असेंबली के आसार हैं तो इस ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आसार कहीं ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हंग असेंबली है, सरकार किसी की बन नहीं पा रही, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा साहब। और राष्ट्रपति शासन अगर महाराष्ट्र में लगा तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, अचानक सुबह सुबह राज्यपाल किसको शपथ दिला देंगे
और कौन कहां अपनी एलिजेंस को तोड़कर किसी और के साथ हाथ मिला लेगा, इसके बारे में कह पाना आज किसी के लिए भी असंभव है। कुछ एक बात साफ है, क्योंकि इस जो प्रेसिडेंट्स रूल का खेल है, इसमें कुछ फैक्टर्स बड़ा रोल प्ले करेंगे। मराठा आरक्षण, और मराठा आरक्षण को लेकर जो पाटिल साहब आगे चल रहे थे, जिन्होंने कहा था कि पहले मैं अपने उम्मीदवार उतारूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन और सब कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन को लेकर उहापोह की स्थिति, क्या वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे? ओबीसी में फूट होगी या नहीं होगी? हो गई तो कहां? तो इस तरह से कई ये मसले हैं। और फिर वो जो मेरा चौथा सवाल है ना, हिंदू पॉलिटिक्स का, उसका बड़ा रोल होगा साहब इसमें। तो कुल मिलाकर देखिए तो राष्ट्रपति शासन के आसार भी बहुत प्रबल हैं हंग असेंबली के साथ। अगर सरकार जल्दी नहीं बनेगी, क्लियर कट सरकार नहीं बनेगी, तो राष्ट्रपति शासन और गवर्नेंस रूल के आसार बने रहेंगे। अब यहां से निकलते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल का, आखिरकार उसका जवाब क्या है। तो चलिए साहब, मुख्यमंत्री में जैसा मैंने आपसे कहा, शिंदे साहब महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के दौड़ में आगे रहेंगे जब तक शिवसेना का रिजल्ट अच्छा रहेगा। शिवसेना का रिजल्ट अच्छा रहे, इसके लिए एकनाथ शिंदे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से कई तरह की लाभकारी योजनाओं की घोषणा भी की है। लोगों की जेब में पैसे पहुंच भी रहे हैं, खास करके महिलाओं की जेब में। जो योजनाएं हैं उसको गिनाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब उसके बारे में जानते हैं, आप सब जानते रहे हैं। लेकिन महिलाओं को भर भर के पैसे महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार दे रही है। अगर इन पैसे का असर रहा तो महायुति को फायदा, महायुति को फायदा तो शिंदे साहब बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास या उसके नीचे टिक जाती है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की राजनीति अपनानी पड़ेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देवेंद्र फडणवीस से बेहतर नाम क्या हो सकता है? हम इसका एग्जाम्पल पहले देख चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस आगे और उनके पीछे अजीत पवार। तो ये गेम एक बार फिर से हो सकता है। तो अगर आप महायुति की बात करें तो दो नाम कमोबेश आते दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही एमबीए पर आते हैं, सिर फुटअव्वल ही सिर फुटअव्वल। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर भी कर रखी है और कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन शरद पवार की पावर पॉलिटिक्स के बारे में दुनिया जानती है। वो लास्ट मिनट पे कौन सा खरगोश अपने टोपी से निकालेंगे साहब, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कांग्रेस यहां अभी अपने आप को मायूस पा रही है, और वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में और जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसके वजह से कांग्रेस ने अब अपने आप को संतोषी बना लिया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए लालसा होगी और मारपीट भी होगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अगर एमवीए की सरकार बनती है साहब, तो एक ऐसा तमाशा देखने को मिलेगा जो कि जबरदस्त एंटरटेनिंग और नेल बाइटिंग होगा। अब मैं आता हूं अपने मुख्य सवाल पर, चौथा सवाल। महाराष्ट्र में इस बार क्या होने जा रहा है? महाराष्ट्र दरअसल एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है जो अभी तक अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के करियर में मैंने महाराष्ट्र में होता हुआ नहीं देखा है। हिंदू पोलराइजेशन महाराष्ट्र में कितने बड़े पैमाने पर होगा या नहीं होगा, यह सक्सेसफुल होगा गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरह, या विफल रहेगा पश्चिम बंगाल की तरह, यह बहुत बड़ा काम है भाई साहब। और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार हिंदू कार्ड बीजेपी ने खुलकर खेला है। इसकी शुरुआत जो होती है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है, जिन्होंने सबसे पहले कहा, बटोगे तो कटोगे। यह स्लोगन इतना जबरदस्त था कि इसका प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर था, बल्कि महाराष्ट्र में भी यह गूंज उठा। और महाराष्ट्र में इस गूंज के साथ एक अलग तरह की राजनीति सामने आ रही थी कि क्या हिंदू एकीकरण के लिए यह डर का माहौल पैदा करना बीजेपी के लिए आवश्यक है। क्योंकि इसी तरह के डर के माहौल के भीतर गुजरात में हमने हिंदू एक्सपेरिमेंट देखा है, मध्य प्रदेश में हिंदू एक्सपेरिमेंट देखा है, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है लेकिन फिर भी हिंदू आइडेंटिटी है।
उत्तर प्रदेश में हमने हिंदू एक्सपेरिमेंट देखा है, जहां मुसलमानों की आबादी भी ठीक ठाक है और वो कई जगह पर बहुत शक्तिशाली भी हैं। असम में इसका असर आप देख रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र एक नई हिंदुत्व की लेबोरेटरी है और बनने जा रही है? इस बीच में फिर तड़का डाला अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो बात यहां पर फिर जीत पर आ गई। लेकिन अखिलेश यादव के नहले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दहला आ गया साहब। उन्होंने चुनावी सभा में कहा एक है तो सेफ है। देखिए पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भी हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। यानी कि जो नकारात्मक भाव बटेंगे तो कटेंगे से आ रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने की प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से कोशिश की। एक है तो सेफ है। लेकिन एक है तो क्या मतलब इसका मतलब यह कि अगर आप एक हैं तो जातीय आधार पर बटिए मत, बंटवारा नहीं होने दीजिए, वोट मत बंटने दीजिए। आरक्षण के आधार पर दलित बटे नहीं, ओबीसी का एकीकरण हो, मराठा आरक्षण अपने आप में मायने न रखें। यानी कि एक आइडेंटिटी की लड़ाई, और यही महाराष्ट्र की इस बार की सबसे बड़ी लड़ाई है। दिस इज अ वोट फॉर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इस आग में बहुत कुछ झुलस भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है और बहुत कुछ बच भी सकता है। क्या ओबीसी, दलित, मराठा आंदोलन ये सब कुछ एकजुट होता हुआ महायुक्ति को फेवर करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से उन्होंने कराने की कोशिश की है? यह दरअसल एमवीए का जो आइडेंटिटी है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आगे लेकर चलना चाहते हैं, हम आरक्षण की बात करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं और दलितों के आरक्षण पर कुठाराघात नहीं होने देना चाहते। हम मराठा आरक्षण की पैरोकारी करते हैं, हम कास्ट सेंसस की मांग करते हैं और हम जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को लेकर आगे चलते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में हिंदू पॉलिटिक्स के आगाज के तौर पर भी है। मुझे याद आ रहा है 90 का वो दशक जहां पर मंडल पर कमंडल भारी का नारा गूंजा था। यह लगभग वही रिपीट है महाराष्ट्र में इस बार। आरक्षण इज इक्वल टू मंडल, पर क्या कमंडल यानी कि हिंदुत्व भारी पड़ेगा? साहब यह आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें एक पेच क्या आ गया? पेच यह आ गया कि जैसे ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा सामने आया, एनसीपी अजीत पवार ने इस नारे से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो बीजेपी की बात है और बीजेपी से ज्यादा योगी की बात। यहां तक कि बीजेपी के कई नेता जिनके वोट में, जिनके असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है, उनकी भागीदारी है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे बटेंगे तो कटेंगे से अपने आप को अलग रख रहे हैं। पंकजा मुंडे स्पष्ट तौर से कह चुकी हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई बीजेपी के नेता हैं साहब जो कि इस नारे से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। हर कोई अपने आप को जुड़ेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं से जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के नारे से। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नारे से कोई अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहा आज महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। और ये इसलिए नहीं क्योंकि योगी ने कहा जो कि मोदी ने सुधारा, ये इसलिए क्योंकि वहां पर एक अग्रेसिव हिंदू पॉलिसी है और यहां पर एक कोहेसिवनेस, साथ में आकर जुड़ने वाली बात है। बात एक ही है साहब। तो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में इसका फैसला होगा। क्या महाराष्ट्र में हिंदू कार्ड चलेगा? क्या महाराष्ट्र में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलेगी? जो भी जीतेगा पॉलिटिक्स उसी के आगे बढ़ेगी साहब। और आता हूं मैं अपने आखिरी सवाल पर। मेरा आखिरी सवाल कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो मनमुटाव की स्थिति थी, जो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में सामने आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि हरियाणा में जो जीत हुई उसके बाद संघ परिवार की तरफ से बात निकल कर आई कि भाई हमने 20,000 सभाएं की हैं, लोगों को हमने जमीनी स्तर पर मोबिलाइज किया है, हमारे लोग आगे निकलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए तो 1,00,000 सभाओं की बात थी साहब। उसमें से कितना होता है नहीं होता है तो संघ परिवार बाद में सामने रखेगा। कई तरह की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है।
दोनों पक्ष, संघ परिवार और खास करके आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के बीच में कांस्टेंट अपडेट है। संघ परिवार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं रखते, लेकिन हम काम करते हैं, हम जमीन पर काम करते हैं। आरएसएस के लिए इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि अगर मराठा आरक्षण का कीड़ा वोट के बंटवारे में काम आता है तो फिर यह संघ परिवार की कोर आइडियोलॉजी पर भी आघात पहुंचाता है। अगर मुसलमान और दलित एकजुट हो जाते हैं तो यह कांग्रेस की पुरानी जो महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स थी, ब्राह्मण मुस्लिम दलित या खास करके अपर कास्ट मुस्लिम दलित, यह फॉर्मूला काम आ जाता है साहब। इस फॉर्मूले ने 2024 में कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचाया। इसलिए यह जरूरी है आरएसएस के लिए कि यह चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी या महायुक्ति के फेवर में जाए। इसे एक पत्थर से कई शिकार होंगे भाई। पहला शिकार जो वैमनस्य की बात निकल कर आ रही है, जो लीडरशिप में थोड़े बहुत खटपट की बात निकल कर आ रही है, वो तो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आरएसएस का काडर मोटिवेट होगा और आने वाले चुनाव में आगे बढ़कर निकलेगा। तीसरी बात, महाराष्ट्र में हिंदुत्व आइडेंटिटी को लेकर आरएसएस पुख्ता तरीके से, ठोस तरीके से आगे बढ़ पाएगा। और वो तब जबकि महाराष्ट्र में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में अपने आप को काफी माहिर मानते हैं। और उसके साथ साथ ये भी सधेगा कि ओबीसी टूट सकता है और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक हो सकता है, दलित टूट सकता है, हिंदुत्व के मुद्दे पर एक हो सकता है और पूरी हिंदू आइडेंटिटी आगे बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है साहब कि महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। महाराष्ट्र का चुनाव हार गए तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ना। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इन्हीं 5 सवाल के इर्द गिर्द महाराष्ट्र का चुनाव घूमता हुआ दिखाई देगा। नतीजे 23 तारीख को आएंगे। 20 तारीख को मतदान के बाद कई लोग अपने एग्जिट पोल सामने रखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको कि यह चुनाव बड़ा ही मुश्किल है किसी भी आदमी के लिए प्रिडिक्ट कर पाना। इसमें लॉलीपॉप पॉलिटिक्स भी है, जिसमें महायुक्ति और एमवीए दोनों उतने ही एक दूसरे के मौसेरे भाई की तरह दिखाई देते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहता था क्योंकि जनता को भ्रमित करने के लिए दोनों ने अपने अपने तरीके से बहुत लोक लुभावन तरीके सामने रखे हैं ताकि जनता की जेब में पैसे ठूस दिए जाए, जो कि गलत राजनीति है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी। इस लॉलीपॉप पॉलिटिक्स की वजह से आम नागरिक का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन यह फिर भी होगी। लेकिन क्या इस पर भारी पड़ेगा हिंदुत्व कार्ड? क्या इस पर भारी पड़ेगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? क्या इस पर भारी होगा मराठा आरक्षण? क्या इस पर भारी होगा अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती महंगाई, किसानों की बुरी हालत और उसके साथ साथ ये कि देश कैसे आगे बढ़ेगा? महाराष्ट्र एक जमाने में पावर हाउस हुआ करता था पूरे देश का। आज महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देखिए, गुजरात कहीं आगे और महाराष्ट्र कहीं पीछे। इसलिए बहुत सारी चीजें निर्धारित होने वाली हैं। इस स्पेस को वॉच आउट करते रहिए साहब। चुनाव से पहले एक और रिपोर्ट कुछ और खोलेंगे।